जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? जी ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, जिन लोगों का पेपर पास नहीं हो सकता, पता नहीं उनमें से कोई ऑनलाइन है भी या नहीं। क्यों जी, कोई है ऑनलाइन? वो कितनी जल्दी? जिनका तो पेपर पास हो गया ऑब्वियसली वो तो नहीं होंगे ऑनलाइन। जिनका नहीं हो सका ना, उसके लिए मैंने ना एक ग्रुप में मैसेज किया है। उस मैसेज को ज़रा अच्छी तरह से सुन लें आप लोग। और पहले ना ज़रा ये एनालाइज करें कि असल इशू आ कहाँ पे रहा है। क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप रिपीट किए जाएंगे ना हर अटेम्प्ट में, तो आई कैप भी फिर उसी तरह से सेम रिपीट होगा वहाँ पे भी। तो ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी दो तीन चार अटेम्प्ट्स हो गई हैं, लेकिन वो फिर सेम उसी उसी ब्रैकेट में या उसी नंबर पे जाके बार बार फेल हो रहे हैं। तो पहले एनालाइज करें कि वो मसला आ कहाँ पे रहा है। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, वहाँ पे मैंने उनको ये ज़्यादातर स्टूडेंट को ये कहा था कि वो ना रिव्यू, जो स्क्रिप्ट का रिव्यू होता है ना आई कैप से, वो करवा लें। तो कुछ स्टूडेंट मैंने मैसेज किया जी कि वो तो बहुत महंगा है जी, वो पता नहीं शायद 10,000 से अबव की वो आई कैप फी लेता है। उसका एक दूसरा तरीकाकार भी ये हो सकता है कि जो पेपर आपने सॉल्व किया है उसमें थोड़ा सा मसला सिर्फ एक आ जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या आएगा। वो पेपर आप सॉल्व करके एज इट इज़ मुझे दे दें। यानी जिस तरह आपने पेपर में किया था, मसला सिर्फ यही आएगा कि वो पेपर को किए हुए तो एक दो महीने गुजर गए हैं आपके। तो अब आप हो सकता है अभी जो मुझे अटेम्प्ट करके दें वो गलत हो, या वो गलत से मेरा तो कुछ और हो। लेकिन अगर आपकी रिटेंशन पावर ठीक है, आपको याद है कि आपने क्या क्या लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके पेपर अपना सारे का सारा जिस तरह आपने पेपर कंडीशन में बैठ के किया है उसी तरह से सॉल्व करके मेरे साथ शेयर कर लें। मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे दूंगा कि मसला कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट यही है कि आई कैप का जो रिव्यू वाला स्क्रिप्ट है ना वो निकलवा लें। ये बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड, एक पहली दूसरी अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है इतना। तो नॉर्मल सी बात है, आई कैप में कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने अपने एंड से पूरी मेहनत की हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद आप फेल हो गए हो। उसकी रीजंस होती है ना काफ़ी। और सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि वो आपने 3 आवर्स में परफॉर्म करना होता है वहाँ पे। तो बाज़ दफ़ा वो 3 आवर्स में ड्यू टू वेरियस रीजंस वो नहीं होता परफॉर्म अच्छे से। तो कोई इतना मसला नहीं है उसको। वो जो नहीं हुआ आपसे परफॉर्म, या वो जो भी रीजंस थे, कोशिश करें कि उनको बेहतर करें। और जिनके 40-45 के इन बिटवीन या 40 और 50 के इन बिटवीन वो फेल हुए हैं ना, तो उनमें तो थोड़ा सा बस इशू है, वो इशू प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। कोशिश करें कि बुक जब मेरी आ जाएगी तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनकी एटलीस्ट आप 2 टाइम्स मिनिमम, 2 दफ़ा। और वो कैसे करनी है, एक दफ़ा जो है वो क्लासेस के साथ साथ करें। यानी कि जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई हों तो एक दफ़ा बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आपने प्रैक्टिस कर लिए हों। मुझे पता है, मैं क्या 8 दफ़ा देता हूँ, करता कोई भी नहीं है। वो एक आधा दो चार बच्चे होंगे जो कर लेंगे। बाकी मैक्सिमम जो है वो शुरू के 2-4 दिन बस रिजल्ट के बाद जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर वही पहले वाली रूटीन। बहरहाल मैंने तो अपने एंड से वो आपको बताना है ना कि किस तरह से करना। तो एक दफ़ा कोशिश करें कि क्लासेस के दौरान सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, और एक दफ़ा जो है वो फिर जब आपकी क्लास वो लीव्स मिलेंगी आपको, एग्जाम लीव्स, उसमें आप रिवाइज कर लें। ठीक है, कोई इतना इतना मुश्किल काम नहीं है। बुक में अगर फॉर एग्जांपल 150 या 200 क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी भी देख लें। अभी जुलाई, 22 जुलाई है आज। जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर आपका लीव्स वाला है ना, एग्जाम लीव्स वाला महीना है। तो अक्टूबर से आप वर्क बैक कर लें। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई के ये 10 दिन, तो ये तकरीबन 100 डेज बनते हैं। इन 100 डेज में 200 क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो कोई इतना मसला नहीं है। रोज के 2 सवाल करने हैं सिर्फ। रोज के दो दो क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस कि आप एक ही दिन बैठ के जो है वो 15-20 सवाल कर लें। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, बाज़ दफ़ा बंदा स्टक होता है बाकी के कामों में, ये तो नहीं कर पाएगा, एक दिन या 2 दिन नहीं कर पाएगा। तो उस तरह के सिनेरियो में आप जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडे, उसमें आप कवर कर लें। लेकिन कोशिश करें कि हर दिन जो है मिनिमम 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से करके जब आप करेंगे तो आप देखिएगा आपका पेपर जो है ना वो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। सेल्स टैक्स की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। वो इस वीक में मैं आपसे शेयर कर लूँगा, जब अपडेट हो जाएंगे ना तो वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। हाँ, समरी मैंने अपडेट कर ली है, लेकिन मैं एक ही दफ़ा इकट्ठे ही नोट शेयर करूंगा। उसमें फिर समरी भी साथ ही होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं जी उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इस दफ़ा बी रिजल्ट वो मॉडरेट लेवल का ही आया है। मुझे किसी ने वो भेजा है रिजल्ट, पता नहीं वो ठीक है या नहीं है ओवरऑल। उसमें मैं हमें 450 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने टैक्स का पेपर पास किया है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दफ़ा जो है वो टैक्स का पेपर काफ़ी आसान आया था। ठीक है, वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर था। पिछले अगर आप 10 to 15 अटेम्प्ट निकाल लें
तो आसान पेपर था, लेकिन उसके मुकाबले में आप अभी रिजल्ट देख लें, फिर भी रिजल्ट वैसे का वैसा ही है। यानी वही 300 400 500 बचा, वही उसी रेंज में वो पास कर रहा है टैक्स के अंदर। एज कम्पेयर टू दिस, जो रिजल्ट किसी ने मेरे से शेयर किया है, मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, हो सकता है वो गलत हो, या उसमें हमें रिपोर्टिंग में 1000+ बच्चा पास हो गया पेपर। बीएफडी जो कि सबसे मुश्किल पेपर समझा जाता था इवन, यानी जब मैं पेपर दिया करता था तो उस वक्त तो बीएफडी में पास होना ही बहुत बड़ी एक बात हुआ करती थी। मैं हमें 60 70 बच्चे शायद पास हुआ करते थे, 80 मैक्सिमम, तो उसमें मेरे ख्याल में 700 800 बच्चा पास हो गया। तो लेकिन टैक्स में बहुत आसान पेपर होने के बावजूद वो थी वही वही नंबर है। उसकी मैंने रीजंस आपको ऑलरेडी बता दिए, अभी एग्जामिनर के कमेंट्स ऑब्वियसली नहीं आए, लेकिन जब आएंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ा इशू जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है। प्लस इनकम टैक्स वाला एरिया भी स्टूडेंट का जो है वो अब वीक है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर नहीं कर रहे, वो बेसिकली सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी से मिला के सेल्स टैक्स पढ़ लिया और इनकम टैक्स के एक दो टॉपिक्स पढ़ लिए, और जिस तरह कैफ में करते थे ना, तो कैफ में तो एक पेट फार्मूला था ना कि दो चैप्टर जो है थ्योरी वाले, रिटर्न वाले, वो याद कर लो, एथिक्स वाला चैप्टर याद कर लो, सेल्स टैक्स की थ्योरी याद कर लो, एक एक न्यूमेरिकल सैलरी के कर लो, दो चार सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल कर लो, तो चलो जी पेपर पास हो जाएगा। वो थोड़ी सिलेक्टिव, तो इस तरह का की जो अप्रोच है ना, वो यहाँ पे कामयाब नहीं है फाइनल के अंदर ना। तो वो सिलेक्टिव स्टडी स्टूडेंट करके जा रहे हैं, सेल्स टैक्स का एरिया चूंकि थोड़ा सा छोटा है, तो उसको तैयार कर लेते हैं कि वो जल्दी हो जाएगा। प्लस इनकम टैक्स में वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो और प्लस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं है, स्टूडेंट्स की ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वही का वही रिजल्ट आ रहा है। चाहे पेपर वो आसान दे, चाहे पेपर वो यानी आसान दे, तो ये हाल है, आप देख लें कि एग्जामिनर तुला बैठा है, अगर किसी भी अटेम्प्ट में उसने वो बदले उतार के जब मुश्किल पेपर दे दिए ना जरा भी, तो ये जो नंबर है ये 450 वाला, ये 200 पे आ जाएगा। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करें। और अभी से अगर इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि पिछली दोनों की दोनों अटेम्प्ट्स के जो पेपर हैं, यानी जब से पेपर आपका कंप्यूटराइज्ड हुआ है ना, वो पेपर बड़ा आसान आ रहा है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि जो पिछली दो अटेम्प्ट्स के पेपर आ रहे हैं और उनसे पहले जो पेपर आया करते थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आपको पता ही है कि में किसी भी अटेम्प्ट में एग्जामिनर हो सकता है चेंज हो जाए, या वही एग्जामिनर जो इतने आसान पेपर दे रहा है उसका माइंड बदल जाए कि भाई ये तो मैं इतने इतना बहुत ही आसान फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, ये तो मिल रहा है कि ये तुम बहुत ही आसान पेपर दे रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। क्लास में होलसेलर कम रिटेलर इन्वॉल्व इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई टू कमर्शियल इंपोर्टर से डिफरेंशिएट कर दें। कमर्शियल इंपोर्टर तो वो बंदा होता है जी जो गुड्स को इंपोर्ट करके फिर उनको एज इट इज आगे सेल कर देता है। होलसेलर जो होता है ना, वो इंपोर्टर नहीं होता, वो लोकल लोकल ट्रेडर होता है। वो लोकल लोगों से गुड्स को खरीद के फिर आगे सेल करता है। अब आप सॉरी, रही बात आपकी, अब आपका ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे जो होलसेलर कम रिटेलर है, उसको उसने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि वो बंदा है जो बल्क में गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कमर्शियल इंपोर्टर भी ये काम करता है कि वो बल्क में गुड्स को इंपोर्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कमर्शियल इंपोर्टर जो होता है ना, वो रिटेल का काम नहीं करता, या वो होलसेल का काम नहीं करता। वो कमर्शियल इंपोर्टर है, उसने गुड्स इंपोर्ट की और फिर उसने आगे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या एक दो चार उसके बड़े बड़े कस्टमर होंगे, उनको सेल कर दिया। यहाँ पे जो होलसेलर कम रिटेलर की वो बात कर रहा है, वो वो बंदा है जो बल्क में इंपोर्ट कर रहा है कंज्यूमर गुड्स को, और फिर उनको बल्क में होलसेल बेसिस पे भी बेच रहा है, और एज अ रिटेलर के तौर पे एंड यूजर को भी बेच रहा है। ये है डिफरेंस दोनों में। जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा, आप आगे चलते हैं जी। एक्सपोर्टर की अगर हम बात कर लें, तो एक्सपोर्ट के ऊपर जरा मैं थोड़ी सी पहले आपको समझा दूं थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें। सेल्स टैक्स में ना एक टर्म आपको बार बार मिलेगी जी, उसे कहते हैं जीरो रेटिंग। जीरो रेटिंग के लिए लॉ में उसने दो तीन बातें की हुई हैं जो मोटी मोटी बातें हैं ना। पहली तो वो ये करता है कि कोई भी गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 0% होगा। वही गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट की हैं, अगर आप लोकली सेल कर देंगे तो आपको 18% चार्ज करना है और एफबीआर को पे करना है। लेकिन वही गुड्स आप अगर एक्सपोर्ट कर देंगे तो सेल्स टैक्स का जो रेट है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर
दूसरी बात उसने लॉ में ये की हुई है जी कि कोई भी गुड्स जो कि फिफ्थ स्केड्यूल में आ रही है वो भी जीरो रेटेड है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वही जीरो रेटेड नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने माइंड में यही बात बनाई हुई है कि जो गुड्स बाहर एक्सपोर्ट हो रही है ना वो जीरो रेटेड है। जो फिफ्थ स्केड्यूल है वहां पे लोकल सेल हो रही है। अभी हम फिफ्थ स्केड्यूल भी पढ़ेंगे डिटेल में कि सेल आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो सर्टेन सिनेरियोज के अंदर, लेकिन चूंकि फिफ्थ में उसने उनको डाल दिया हुआ है उन सिनेरियोज को, तो सेल जो है वो लोकल सेल जो है वो भी जीरो रेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, और फिर थर्ड के बारे में उसने कहा हुआ है कि बोर्ड जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो इन तीन सिनेरियोज में जो सेल है ना वो है जीरो रेटेड। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीरो रेटिंग का जो डिफरेंस है वो क्या है एग्जाम गुड से। एग्जाम गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी गुड्स जो कि आपके सिक्स स्केड्यूल में आ रही है वो एग्जाम टाइम, या इसी तरह उसने लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास भी पावर है, बोर्ड में प्रिस्क्राइब, बोर्ड से हमारा एफबीआर। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है या किसी भी और बंदे का, लेमैन का, कि फर्क क्या है भाई दोनों में। कि जीरो रेटिंग में भी तुमने कह रहे हो कि सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं, जीरो लगेगा, 0% का मतलब जीरो, कोई टैक्स नहीं देना। यानी आपने अगर 100 रुपए की सेल की है तो यहाँ पे सेल्स टैक्स जीरो है। और अगर आपने एग्जाम गुड 100 रुपए की बेची है तो यहाँ पे भी सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो आपका आउटपुट जीरो है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। अब लॉ ने इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो इनपुट का दिया हुआ है। यानी देखे ना, आपने जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उनको मैन्युफैक्चर किया होगा ना। उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी गुड्स कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था कि आपका रॉ मटेरियल लगता है, आपका पैकिंग मटेरियल लगता है, आपकी सर्विसेज का एक बड़ा मेजर पोर्शन होता है। सर्विसेज जिसमें आपकी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कस्टम एजेंट है, टेली कम्युनिकेशन है, ऑडिट है, शेयर रजिस्ट्रार है, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट है। ये ये जो मोटी मोटी सी 7-8 सी सर्विसेज मैंने लिखी है ना, ये आप किसी भी मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ले लें, वो ये सारी की सारी सर्विसेज अवेल कर रहा है यानी रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट है इन सर्विसेज का। और जब वो इन सर्विसेज का रिसिपिएंट है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो उनके ऊपर रेलिवेंट जो भी प्रोविंस में सेल्स टैक्स है वो लगा के देता है। पंजाब है तो पंजाब में 16 है, सिंध है तो सिंध में आपको पता है कि इस दफ़ा जो रेट है वो 13 से इंक्रीज होके 15 हो गया है, और इसी तरह से केपी की और बलूचिस्तान में भी जो रेट है वो 15 है, इस्लामाबाद में 16 है। तो ये आपने सेल्स टैक्स अपने इनपुट पे किया, वहां से फिनिश गुड्स बनी और आपने सेल कर दी। जब आपने सेल कर दी तो यहाँ पे जीरो रेटिंग है, कोई सेल्स टैक्स नहीं, आउटपुट जीरो है। इनपुट का क्या होगा, लेट्स सपोज इनपुट था 10 रुपीज का, इधर भी 10 रुपीज का था। 10 रुपीज यानी ये वाले इन तीनों को जब आपने सम किया ना, रॉ मटेरियल का इनपुट था आपका 6 रुपीज का, या 6 मिलियन का, पैकिंग मटेरियल का था 2 मिलियन का, और सर्विसेज का भी 2 मिलियन का, टोटल आपका जो इनपुट हुआ वो 10 मिलियन का हो गया। अब इन दोनों में लॉ ने डिस्टिंग्विश किया हुआ जी, सबसे मेजर जो डिफरेंस है जीरो रेटिंग में और एग्जाम गुड्स में वो यही है कि जीरो रेटिंग जो है उस केस में जो इनपुट होता है ना उसका आ जाता है रिफंड। यानी अब आपका आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, आउटपुट आपका जीरो, इनपुट आपका 10 है, तो आपका 10 रुपीज का रिफंड आ गया। ये आप एफबीआर से क्लेम कर सकते हैं, ये रिफंडेबल हो जाएगा। एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम्ड गुड्स के केस में उसने लॉ में लिखा हुआ है कि जो इनपुट है उसका रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा जी, वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा। जी जी, एक्चुअल इनपुट, एक्सपोर्ट के केस में एक्चुअल इनपुट जो है वो रिफंडेबल है, जबकि एग्जाम के केस में जो एक्चुअल इनपुट है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अब आप देखें एक, वो बोर्ड को ना डेलीगेशन की हुई है, उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही करती है लॉ मेकिंग, लेकिन वो सर्टन केसेस में ना वो डेलीगेट, फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड है बेसिकली, बोर्ड का वर्ड नहीं है, इसको ठीक कर लें, फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड है यहाँ। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना फिर आगे बोर्ड को डेलीगेट कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन कामों में नहीं पड़ेगी ना, छोटे मोटे। फेडरल गवर्नमेंट जो है फिर वो जो रेलिवेंट मिनिस्टर होता है ना उसको डेलीगेट कर देती है। एफबीआर के पास फिर भी पावर नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
एफबीआर के पास पावर नहीं है कि जब भी एफबीआर की मर्जी हो वो चेयरमैन उठे एफबीआर का, और जिसके साथ भी उसके ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे वो एग्जाम्शन दे दे गुड्स पे या जीरो रेटिंग दे दे। पहले ऐसे बड़ा बहुत होता था कि पहले लॉ में ये लिखा हुआ था कि एसआरओ के थ्रू जो है वो, सॉरी, पहले लॉ में सॉरी ये लिखा हुआ था कि बोर्ड के पास पावर है, सिर्फ बोर्ड के पास है। तो बोर्ड वाले जो हैं वो मिल मिला के ना लोगों से, बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे मिल मिला के तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्शन दी है। अब ये पावर उन्होंने उनसे ले ली। तो मैं बता ये रहा था कि कोई भी गुड्स जो हैं अगर वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी तो उसके ऊपर जो इनपुट है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये पॉइंट जो है ना अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि एग्जाम्शन मिल गई हमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा। फायदा तो इन द सेंस तो हो जाएगा कि आपका जो आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। कस्टमर को पहले कस्टमर ने 18% ज़्यादा देना था, अब कस्टमर ने 18% कम देना है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो सेल बढ़ जाएगी। यानी मैं एग्जांपल गाड़ियों की दे दूं कि गाड़ियों के ऊपर तो सेल्स टैक्स है आज। गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट खत्म कर दे तो जो गाड़ी 1 करोड़ पे की है फॉर एग्जांपल, उसमें 18% तो टैक्स है, यानी वो 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो 82 लाख पे आ जाएगी। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना। जब 18 लाख रुपए से गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ जाएंगी, कस्टमर जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे गाड़ी। तो इसी तरह एग्जाम के केस में होता है कि एग्जाम्शन अगर किसी को मिल जाएगी तो सेल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, सेल की क्वांटिटी बढ़ सकती है। लेकिन दूसरे एंड पे एक नुकसान क्या होता है कि पहले तो आपका जो इनपुट था वो आप एडजस्ट कर लेते थे आउटपुट से, यानी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता था। अब क्या नुकसान होगा कि जितना भी इनपुट होगा वो सारे का सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यानी आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं या एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखनी है जी। अच्छा, अब हम जरा जीरो रेटिंग की तरफ वापस आ जाएं। प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट में ऐड हो गया ना सेल्स टैक्स। वरना मैंने आपको पहले दिन क्या बात समझाई थी कि सेल्स टैक्स जो होता है वो हमेशा जो आप पे करते हैं ना, वो जो आप अपने सप्लायर को पे करते हैं वो आप अपने कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, आपकी पॉकेट में वो वापस आ जाता है। आपको पहले से कोई पैसा नहीं देना होता है एफबीआर को, आपको तो सिर्फ कस्टमर से रिकवर करके अपना इनपुट एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट जो है वो एफबीआर को देनी होती है। लेकिन इस केस में जो सेल्स टैक्स आपने अपने सप्लायर को पे किया है वो आप अपने कस्टमर से रिकवर ही नहीं कर सके, क्योंकि कस्टमर को जब आपने सेल की तो वो एग्जाम्शन थी, लेकिन आपने इनपुट पे किया हुआ है तो वो अब आप रिकवर नहीं कर सके, जब तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा, अब जरा जीरो रेटिंग की तरफ वापस आ जाएं कि एक बंदे की सेल्स जो हैं वो जीरो रेटेड है इन तीनों सिनेरियोज की वजह से। तो तो सेल्स जो हैं वो, आउटपुट जो है सेल्स टैक्स जो है वो जीरो है, और जो आपका इनपुट है उसका आपको एफबीआर से रिफंड लेना पड़ेगा। अब एफबीआर की क्या कोशिश होगी जी, मुझे बताएं, क्या एफबीआर वाले खुद से आपको 10 रुपए का रिफंड दे देंगे? वो कहेंगे भाई मेरी तरफ से तुम रजिस्टर ही ना हो, मुझे क्या। ठीक है, तब जब तुम रजिस्टर ही नहीं होगे तो मुझे तुम्हें रिफंड भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्टर की खुद कोशिश होगी कि मैं रजिस्टर हो जाऊँ सेल्स टैक्स में, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर हो जाऊंगा तो मुझे एफबीआर की तरफ से रिफंड मिल जाएगा जब मैं एप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि मेरा तो रिफंड आना है, मेरी तो सप्लाईज जो है वो जीरो रेटेड है। ठीक है, इसलिए एक्सपोर्टर के केस में उन्होंने वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, कि बाकी केसेस में तो लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है कि आपने रजिस्टर होना है, लेकिन एक्सपोर्टर के केस में लिखा हुआ है कि जो बंदा जीरो रेटेड सप्लाईज के ऊपर रिफंड लेना चाह रहा है वो रजिस्टर हो जाए बस। ठीक है, तो इसमें एफबीआर ने कंपेल नहीं किया, आपकी अपनी मर्जी है, रिफंड लेना है तो रजिस्टर हो जाओ, नहीं लेना तो ना हो रजिस्टर। ठीक है। अच्छा, फिर एक अगला क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट में तो ये बात हमने समझ ली कि इस तरह से होगा, जो बंदा एग्जाम्ड गुड्स में डील कर रहा है, यानी उसको तो इनपुट मिलना ही नहीं है, उसकी सप्लाईज के ऊपर आउटपुट है ही नहीं, और इनपुट उसको मिलना नहीं है क्योंकि इनपुट उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाना है। क्या उस बंदे को रजिस्टर होने की जरूरत है सेल्स टैक्स में? या लॉजिकली कुछ ध्यान में बनता है? तो ये बात आपने याद रखनी है जी, ये मैंने नोट में भी लिखा हुआ है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर आर डीलिंग इन एग्जाम्ड गुड्स, 6 कैजुअल गुड्स। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी सेल चाहे 1 बिलियन की हो रही है, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री में तो सिर्फ 8 लाख का क्राइटेरिया है ना, लेकिन आपकी सेल चाहे 1 अरब रुपए की हो रही है, लेकिन जिस चीज़ की सेल हो रही है वो अगर एग्जाम फ्रॉम टैक्स है यानी 6 कैजुअल में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो लैपटॉप्स हैं ना आपके, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स हैं, इंपोर्टेड नहीं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो 6 कैजुअल में आ रहे हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। तो आप अगर लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आप चाहे एक महीने में 1 अरब रुपए की ही सेल क्यों ना करें, आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। ठीक है,
इसी तरह जो हमने बात पढ़ी थी कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जिनके लिए मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर के वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होंगे, वो वाले डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अदर देन एग्जाम गुड्स में डील कर रहे हैं। कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो एग्जाम गुड्स में डील कर रहा है वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये नोट 1 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी कि जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो कि सॉरी, जो बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है वो लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो कि रजिस्टर्ड बंदे को मिलते हैं। रजिस्टर्ड बंदे को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसको इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ हो जाती है। अच्छा, फिर ये दो तीन छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ये अक्सर आपको बुक में मिलेंगी लिखी हुई। हाँ, ऐसा ही है कि एफबीआर से जो रिफंड है वो नहीं मिलता। एग्जाम्ड वाला जो है वो कस्टमर से रिकवर अगर करना चाहे तो उसको फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो प्राइस बढ़ा देता है तो वो ठीक है, आपकी बात कि वो फायदेमंद है उसके लिए ज़्यादा। यानी जो इनपुट जो है उसकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है वो भी फिर उसको सेल की वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। जी, आप रजिस्टर्ड लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। यानी अगर आपकी मॉल में किसी भी एयर कंडीशनिंग मॉल में या प्लाजा में लैपटॉप की शॉप है, लेकिन लैपटॉप की शॉप नहीं, वो तो फिर आप रिटेलर हो जाओगे ना। मैं मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा था। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो जो लैपटॉप्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और आपकी किसी मॉल में शॉप है और आप उस शॉप में वो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स हैं वो बेच रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हो। नहीं नहीं, फिर नहीं मिलेगा। जिस पीरियड तक वो एग्जाम थी उस पीरियड तक का तो जो इनपुट है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जिस मंथ से ऑनवर्ड्स वो जीरो रेट हो गई है उस मंथ से ऑनवर्ड्स आप रिफंड ले सकते हैं एफडीआर से। ठीक है जी। अच्छा, ये दो तीन टर्म्स हैं जी, ये आपको अक्सर मिलेंगी आपको अक्सर लॉ में लिखी हुई। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन आदमी है जी? इज अ पर्सन हु ओन्स और हैज हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस द गुड्स एक्सपोर्टेड और टू बी एक्सपोर्टेड। कि मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, जिस तरह कल हमने पढ़ा था ना, इसी तरह जैसे वो पेपर में भी आया हुआ था कि उसको मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी रजिस्टर होना पड़ेगा और चूंकि उसकी चेन ऑफ स्टोर्स भी हैं तो रिटेलर के तौर पे भी होना पड़ेगा, यानी मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर के तौर पे, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था प्रैक्टिस। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो बंदा है जो मैन्युफैक्चरिंग करके सारी की सारी गुड्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक, तो उसका ऑब्वियसली फिर रिफंड आ जाएगा। फिर एक टर्म आपको और मिलेगी, कमर्शियल एक्सपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर तो हमने पढ़ लिया कि कमर्शियल इंपोर्टर वो बंदा है जो गुड्स को इंपोर्ट करके एज इट इज जो है आगे सेल कर देता है। कमर्शियल एक्सपोर्टर मीन्स अ पर्सन registered as an exporter who does not have his own manufacturing facility and is exporting the goods whether in the same state or after getting them processed or manufactured from one or more registered person and holds a valid sales tax invoice for such processing, manufacturing or conversion। अब उसने बेसिकली डिस्टिंग्विश कर दिया है नोट 1 को और नोट 2 को, कि नोट 2 में वो कह रहा है कि कमर्शियल यानी, यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, सिंपल सा फर्क उसने बता दिया जी, ये वाला बंदा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करके फिर आगे एक्सपोर्ट कर देता है। इसको वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ये बंदा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता जी अपनी, ये गुड्स परचेज करता है। लोकल गुड्स परचेज की किसी से भी और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया। ये काम, इस तरह का काम वैसे तो बहुत थोड़ा है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आजकल जो हालात हैं उसमें तो हमारी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के वो भी ऐसा उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ का, इंडिया का, आपका चाइना ऑब्वियसली है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश स्पेशली टेक्सटाइल में, और बांग्लादेश में जो इनपुट कॉस्ट है या इंडिया में या श्रीलंका वगैरह में वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत कम है। ठीक है, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो बिजली का यूनिट है वही नहीं मान आजकल जो हालात बन गए हैं। यानी जब इतनी महंगी बिजली होगी, 60-70 रुपए का सिर्फ रेजिडेंशियल बिजली का यूनिट है, तो कमर्शियल यूनिट तो पता नहीं कितने का होगा। यानी 80-90-100 रुपए का कमर्शियल यूनिट आपका एक बिजली का है, तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, जब हालांकि सेल्स टैक्स नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर। और इन्होंने एक्सपोर्टर्स को और भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हुए हैं।
लेकिन जब आपकी बिजली की वजह से, सबसे बड़ी रीज़न बिजली है, जब आपकी बिजली की वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप कैसे बांग्लादेश से, जहाँ पे मेरे ख्याल में 10-15 रुपए की है बिजली, बांग्लादेश से या इंडिया से या श्रीलंका से या चाइना का तो क्वेश्चन नहीं है, उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? ठीक है, इसी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप उठा के देख लें, पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से स्टैग्नेंट है, उसी रेंज में है। वही 2-4-5 अरब ऊपर नीचे हो जाती हैं, मेरे ख्याल में 30 अरब डॉलर के करीब है। क्यों जी, यही नंबर है या कोई आइडिया है किसी को? पिछले साल की जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो कितनी थी? हाँ, इसी के आसपास ही है नंबर, 30 अरब डॉलर के आसपास। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ना एक कमिश्नर को ये पावर दी हुई है कि जो भी बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, अगर वो खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो कमिश्नर जो है वो उसको कंपलसरीली रजिस्टर कर सकता है, खुद कमिश्नर जो है वो उसको रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक पेनल्टी है जी, ये अगेन सेक्शन 33 अपने पास नोट कर लें, कल हमने एक पेनल्टी पढ़ी थी, वो इंटीग्रेशन वाली, कि अगर आप एज अ टीयर 1 रिटेलर के तौर पे इंटीग्रेट नहीं करते तो दो पेनल्टीज हमने डिस्कस की थी। एक तीसरे वाली पेनल्टी आ रही है जी, कि इफ अ पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड fails to make an application for registration, he shall pay a penalty of rupees 10,000 or 5% of the amount of the tax involved, whichever is higher. इसी तरह वो कन्विक्शन वाली बात है जी, मोर एवर इफ he fails to get registration within 60 days of the commencement of the taxable activity, be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 3 years, or fine which may extend to an amount equal to the amount of tax involved or with both। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन आपको 4-5 नंबर का इस तरह से पेपर में आ सकता है जी, कि एक बंदा जो है वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था, मैन्युफैक्चरर था या टेलर था, वो रजिस्टर नहीं हो रहा है एफबीआर में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसमें फिर ये आपको कवर करना होगा कि उसको पेनल्टी लगेगी। अच्छा, आखिरी ये जो नोट नंबर 5 है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि बोर्ड के पास पावर है कि वो जनरल ऑर्डर इशू करके ना, अच्छा अब ये जनरल ऑर्डर क्या होता है, ये मैं आपको ना लॉ से पढ़ा देता हूँ। ये ना आपके सेल्स टैक्स में ना सेक्शन है 55, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के नाम से। जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो मैं एक ही दफ़ा शेयर कर दूंगा आप लोगों से, 1-2 दिन वेट कर लीजिए। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये एक सेक्शन है आपके सेल्स टैक्स के लॉ के अंदर, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के नाम से, जिसमें वो कहता है जी, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड और नोटिफिकेशंस इशूड देयर अंडर, बोर्ड में थ्रू अ जनरल ऑर्डर और अदरवाइज इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉर सच एक्शंस टू बी टेकन बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और एनी अदर पर्सन। यानी और यहाँ से आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि उन्होंने सेल्स टैक्स में ये पावर दी हुई, इनकम टैक्स में भी यही सेक्शन है बिल्कुल, लेकिन इनकम टैक्स में जनरल ऑर्डर्स बड़े कम है, सेल्स टैक्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जनरल ऑर्डर्स, और उसकी पावर उन्होंने यहाँ पे दी हुई है एफबीआर को। ये जनरल ऑर्डर, इसका मतलब आपने याद रखनी है ये बात, कि एफबीआर इशू करता है। और कब इशू करता है जी? अगर एफबीआर को लग रहा हो कि इनकम टैक्स की कोई भी जो प्रोविजन है या सेल्स टैक्स की कोई भी जो प्रोविजन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई मसला आ रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो एफबीआर जो है वो फिर जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला सेक्शन है ना, डिसकंटिन्यूएशन वाला, इसमें भी उसने कहा है कि एफबी, मैंने बोर्ड को पावर दिया है, वरना अगर बोर्ड को पावर ना दी होती, एफबीआर को की मर्जी पे छोड़ दिया जाता ना, तो एफबीआर में लाहौर में ही मेरे ख्याल में 100 कमिश्नर हैं, इस्लामाबाद में पता नहीं कितने कमिश्नर्स हैं, एंड सो ऑन, हर शहर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हर कमिश्नर ने अपनी अपनी मर्जी करनी थी, जिसके साथ, जिस टैक्स पेयर के साथ कमिश्नर की नहीं बननी थी या उसका कोई फटा होना था, उसका उसे सिम ब्लॉक कर देनी थी। ठीक है, या उसकी जो बिजली का कनेक्शन है वो बंद कर देना था। जिसके साथ लेन देन हो गया, बातचीत हो गई, उसको कहना था ठीक है भाई।
तो इसलिए उन्होंने ना इस मामले में, कि लॉ में सेक्शन तो था कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन उन्होंने साथ ये बात लिख दी कि बोर्ड को हमने पावर दी है कि बोर्ड एक जनरल ऑर्डर इशू करेगा। बोर्ड से मतलब एफबीआर का ऑब्वियसली जो चेयरमैन है वो इसको इशू करता है। तो वो जो जनरल ऑर्डर होगा ना, उसमें जिस जिस बंदे का भी नाम आ रहा होगा ना, उसका जो है वो गैस का या बिजली का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी बंदा जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर नहीं हो रहा, या अगर टीयर 1 कैटेगरी का रिटेलर है लेकिन वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, ये बात हमने कल भी पढ़ ली थी, तो एफबीआर के पास पावर है कि वो जनरल ऑर्डर इशू करके उनका इलेक्ट्रिसिटी का और बिजली का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। ये मैं नीचे लाया था, सभी ये सेक्शन दिया हुआ है, ये जरा पढ़ लें ये वाला सेक्शन सभी लोग। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी यहाँ तक। अच्छा, अब हम जरा आगे चलते हैं जी। और रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन एक सर्टन एक्सटेंट तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको याद हो तो मैंने किस तरह से इसको क्रॉस रेफर किया था या लिंक किया था, कि हमने ये पढ़ा था कि टैक्सेबल सप्लाई, तीन चीज़ें होनी चाहिए किसी भी सेल्स टैक्स की ट्रांजैक्शन के अंदर। यानी अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना है तो ये मैंने तो लिखा होगा, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ने पढ़ी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको सेल्स टैक्स के अंदर, और वो अभी हमने अब आज की डेट तक आके ये कंप्लीट पढ़ लिया कि किस किस बंदे के लिए मैंडेटरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ठीक है। फिर सेकंड बात हमने पढ़ी कि टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई में, हाँ टैक्सेबल सप्लाई हमने अभी पढ़नी है। उसमें से मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि उसने कहा हुआ है कि ये जो लोग हैं, जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड लोग हैं ना, ये वाले, ये अगर सप्लाई करेंगे गुड्स की, टैक्सेबल गुड्स की, तो फिर इन्होंने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। ठीक है। फिर हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि गुड्स के ऊपर चूंकि सेल्स टैक्स लगता है, तो गुड्स में ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, और एक तीसरा एलिमेंट इसके अंदर जो आगे वाली जो चीज़ें अभी हमने वो पढ़नी है, सप्लाई वगैरह क्या होती है, एक तीसरा एलिमेंट जो इसके अंदर अभी इसकी उसका कॉन्सेप्ट का वो है टैक्सेबल एक्टिविटी। कि अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं होनी, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं, चाहे आप जिन गुड्स को सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर टैक्सेबल एक्टिविटी ही नहीं हो रही, तो तीसरा एलिमेंट अगर मिसिंग है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं होनी। ठीक है। यानी यहाँ मतलब इधर भी टैक्सेबल एक्टिविटी का वर्ड आया है यहाँ पे, ये। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ही तो सेल आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे, तो फिर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप डीलर हैं। क्योंकि तीनों एलिमेंट्स अगर एक ट्रांजेक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं लगना। तो तो अब हम अगला जो पॉइंट बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं ना, वो टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में दी हुई है जी। ये है जी, टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स। वो कह रहा है कि आपने अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली है ना, चाहे वो गुड्स आपने, आसान हो जाएगी जरा।
जी आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं जी कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर करोगे ना, चाहे आप ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है चाहे प्रॉफिट कमाना नहीं, यानी मिसाल के तौर पे आप एक मैन्युफैक्चरर हो केमिकल्स के। वो जो केमिकल्स हैं जो आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, चाहे वो आप फ्री में सेल कर रहे हो चाहे वो आप प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, इकोनॉमिक वो टैक्सेबल एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स दे दी किसी को, अपने कस्टमर को या अपने डायरेक्टर को, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, एंड इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। ये तो सिंपल है कि आप ट्रेडिंग करो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो या बिजनेस करो, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। एन एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ, या गुड्स बेचो चाहे सर्विसेज रेंडर करो। वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड के। अच्छा, इसकी मैंने नीचे एग्जांपल अब इस दफ़ा इंक्लूड की हैं ये बुक के अंदर। कि इसकी एग्जांपल ये नीचे दी हुई है जी, ये आई कैप में ये क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसका फिफ्थ पॉइंट एग्जांपल नीचे मैंने दी हुई है जी, ये वाला क्वेश्चन क्या है जी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज। इसका पांचवा पॉइंट है जी, कुरतुलैन अ होम मेकर विद द हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज rented a stall at the Karachi Food Festival and sold her baked items। अगर आप इसकी तरफ आने से पहले, इसका ना एक फोर्थ पॉइंट में ना कुछ नेगेटिव लिस्ट भी आ रही है कि बट डज नॉट इंक्लूड। ऊपर कहता है वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी है, या कोई भी और आपने काम किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी की फॉर्म में, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, बट डज नॉट इंक्लूड। उसमें ये पॉइंट है जी, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी। कि आपकी अगर कोई हॉबी है या कोई तफरी पर्पज़ के लिए कोई आपका कोई काम आप कर रहे हैं, तो वो जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऊपर वो कह रहा है कि अगर आपने जो काम किया है वो वन ऑफ है, जैसे आप नीचे इस एग्जांपल में देखें कि उसकी हॉबी तो ये थी कि वो केक्स वगैरह को बेक करती थी और या पेस्ट्रीज वगैरह को। उसने अब काम क्या किया कि उसने एक फूड फेस्टिवल के अंदर एक स्टॉल रेंट कर लिया, रेंट पे ले लिया, और फिर वहां से वो बेक्ड आइटम जो है वो बेचनी शुरू कर दी। कि अब ये एक आधी दफा ही हुआ होगा ना, जब तक वो स्टॉल वो फूड फेस्टिवल हो रहा है। वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न है, लेकिन इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर आप आंसर पढ़ें पांचवे वाला। कि शहजाद प्लेड द पियानो, एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज प्लेड सिंस चाइल्डहुड, एट हिट्स पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी। अब ये कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, अगरचे वो, और वो विदाउट एनी कंसिडरेशन हो रहा है, लेकिन ये अब हॉबी में फॉल कर जाएगा, ये थर्ड में। जी, तो इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि भाई ये जितने जितनी की भी ये इसकी रेम्यूनरेशन बन रही है, अगरचे उसने कोई पैसे चार्ज नहीं किए, लेकिन किसी हम बाहर के किसी सिंगर को बुलाते ये पियानो के लिए, तो वो हमसे 1 लाख रुपए चार्ज करता, तो इसको भी 1 लाख रुपए के ऊपर सेल्स टैक्स देना है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर एक कंपनी करे कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर को फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स दे दे 1 लाख रुपए की, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से टैक्सेबल एक्टिविटी में एक नेगेटिव लिस्ट में क्या चीज़ आ रही है जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में अगर एम्प्लॉई आपको किसी किस्म की भी सर्विसेज दे रहा है, तो वो सैलरी में जाएंगी, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है।
और वो चूंकि टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर ये उसने यहाँ पे कवर ना किया होता ना, तो सैलरी के ऊपर भी सेल्स टैक्स लग जाना था। इसलिए उसने इसको यहाँ पे कवर किया, जैसे इसका पहला पॉइंट ये है। तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, तो टैक्सेबल एक्टिविटी वाले पॉइंट में कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है जी, अब हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी, तो अब हम ब्रेक कर रहे हैं 15 मिनट्स की। बाकी की बातें जो है वो ब्रेक के बाद करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे तो उसने ये बात लिखी नहीं हुई कि वो कुरतुलैन जो है वो उसने पैसे लिए हैं या नहीं लिए। चाहे वो पैसे ले चाहे ना ले, वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। यानी जो चीज़ आपकी हॉबी है, उसको अगर आप ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हो ना, चाहे वो वन ऑफ ही क्यों ना हो। यानी आपकी हॉबी है स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करना, लेकिन कोई एक आधी एग्जीबिशन हो रही है और उस एग्जीबिशन में जाके जो स्टैम्प्स वगैरह आपने कलेक्ट की है ना, वो आपने सेल कर दी जाके। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मेरा वन ऑफ एडवेंचर था, मैंने एक ही दफ़ा बस बेचे हैं, और ये मेरी हॉबी थी, ये मैं कलेक्ट करता था, ये कोई मेरा बिजनेस थोड़ी है। तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो कह रहा नहीं। चाहे वो आपकी हॉबी है, अगर वन ऑफ एडवेंचर है, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी में आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसकी जो नेचर है वन ऑफ एडवेंचर की, वो ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है। पियानो वाली कौन सी? ये इसमें ट्रेडिंग कहाँ हो रही है बताएं। उसने अपने पेरेंट्स की जो एनिवर्सरी थी, उस पे पियानो प्ले किया है। ये क्या इसकी नेचर ट्रेडिंग की है? कोई ट्रेडिंग कर रहा है, वो बेच रहा है, कोई सेल परचेज कर रहा है। जबकि जो ये फूड वाला पॉइंट था, इसमें उसने जाके ट्रेडिंग की है ना, स्टॉल लगा के बेचा है ना। ठीक है जी, बाकी की बातें जो है हम ब्रेक के बाद करते हैं।
जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी ज़रा। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, इसकी ज़रा बैकग्राउंड समझ लें कि ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्यों लॉ में दिया गया है। कि जब आप गुड्स इंपोर्ट करने जाते हैं ना, तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि दो तरह के इंपोर्टर हो सकते हैं जी। एक है कमर्शियल इंपोर्टर और एक है मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर। एफबीआर की या गवर्नमेंट की हमेशा से ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट जो दी जाए ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दी जाए एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग सेक्टर। इसलिए इंपोर्ट स्टेज पे भी जो कमर्शियल इंपोर्टर है, उसकी जो टैक्सेशन है ना, उसको जो डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगते हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि जो मैन्युफैक्चरर है उसके टैक्सेस कम है। मैं आपको सेल्स टैक्स की एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि अभी हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं कि जब आप कोई भी गुड इंपोर्ट करेंगे तो कमर्शियल इंपोर्टर को 18% सेल्स टैक्स देना होता है। ये नॉर्मल रेट है। और एक एडिशनल टैक्स भी लगता है जी, जिसे वैट कहते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू, ये है जी 3%। तो ये 21% जो सेल्स टैक्स है ना, ये इंपोर्टर को इंपोर्ट स्टेज पे देना होता है, कमर्शियल इंपोर्टर को। एज कम्पेयर टू दिस, जो मैन्युफैक्चरर है उसको सिर्फ 18 देना है। ये जो 3% है इसको नहीं देना। ठीक है, ये तो सिर्फ है, मैंने आपको सेल्स टैक्स की एग्जांपल दे दी। इसी तरह अगर मैं इनकम टैक्स की बात कर लूँ, तो इनकम टैक्स भी सिर्फ अभी आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल हम सारी इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। कि कमर्शियल इंपोर्टर के लिए जो रेट है वो 6% तक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसने 1 या 2% देना होता है। कुछ गुड्स पे 1 है, कुछ पे 2 है। इसी तरह से जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो एक तीसरा जो सबसे कॉमन टैक्स होता है ना, वो कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटीज भी कमर्शियल इंपोर्टर के लिए ज़्यादा होती हैं और मैन्युफैक्चरर के लिए कम होती हैं। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो हमारा सिलेबस भी नहीं है, और कस्टम ड्यूटी जो है वो तो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो वेरी करती है। सिर्फ एग्जांपल देने के बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट पे अगर कस्टम ड्यूटी कमर्शियल इंपोर्टर है आप तो 5 होगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 2 होगी। तो अब अगर आप देख लें कि कमर्शियल इंपोर्टर को जो है 3% इधर एडिशनल देना पड़ रहा है, तकरीबन 4% इधर एडिशनल देना पड़ रहा है, और 3% इधर एडिशनल देना पड़ रहा है। यानी 10% जो है वो कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस की मद में ही ज़्यादा दे देता है। ठीक है। 10% एक बहुत मेजर अमाउंट है ना। अगर आप एक 1 अरब रुपए की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए आपने ज़्यादा देना है। तो इसका बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। तो अब ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की तरफ मैं आ जाता हूँ कि एक बंदा है जिसके पास अभी वो मशीनरी ही नहीं है। जी जी, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, कि चूंकि मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरिंग से वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होती है ना, वो सारी फिर ग्रो करती है। जबकि जो ट्रेडर है वो तो आपको पता है, उसने अपनी बस सेल परचेज करके प्रॉफिट कमा लेना है, और उसके 2 4 एम्प्लॉय होते हैं सारे। अच्छा, तो मैं अब इसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से लिंक करने लगा था कि एक बंदा है, सॉरी, जिसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहली दफ़ा मशीनरी इंपोर्ट भी तो करनी है ना बाहर से। मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। अब आपके पास वो मशीनरी नहीं है जिससे आपने मोबाइल मैन्युफैक्चर करने हैं। तो वो मशीनरी आप पहले फर्स्ट टाइम बाहर से इंपोर्ट करोगे ना। अब जब आप फर्स्ट टाइम बाहर से इंपोर्ट करने जाओगे, कस्टम वाला तो कहेगा भाई तुम तो मैन्युफैक्चरर ही नहीं हो अभी। जब तुम मैन्युफैक्चरर ही नहीं हो तो मुझे ये कमर्शियल इंपोर्टर वाले सारे के सारे टैक्सेस दो। आप उसको कहोगे नहीं भाई, मैं अगर से मैन्युफैक्चरर अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ही वो मशीनरी इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो कस्टम वाला नहीं मानेगा। ठीक है, अनलेस के लॉ में कोई प्रोविजन अवेलेबल हो। उस सिचुएशन को कैटर करने के लिए उन्होंने लॉ में ये प्रोविजन दे दी है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की। वो आपको टेम्परेरी एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर कर लेता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ वो मशीनरी इंपोर्ट करने जा रहे हो जिससे मैन्युफैक्चरिंग होनी है फ्यूचर में, लेकिन वो आपको टेम्परेरी एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर कर लेगा। उसका फायदा क्या होगा कि ये जितनी भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज हैं वो आपको कम देने पड़ेंगे। ठीक है जी। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन shall be allowed for 60 days to a person who have who files application for sales tax registration as manufacturer without having installed the machinery for the purpose of import of machinery to be installed by him। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग जो है इसमें भी 2 नंबरी कर सकते हैं, कि वो उनको पता चले कि यार ये एक तरीका कार है, तो वो इस तरह से इस तरीका कार को अपना के एफबीआर को जो है वो रिसीव कर दें। कि भाई एफबीआर को 2 नंबरी से मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये लिख के देना है ना, तो मैं इसको लिख के दे देता हूँ कि भाई मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा इस मशीनरी से। लेकिन जब वो मशीन और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हैं 10% की वो सेव कर लेता हूँ, लेकिन कल को जब मशीनरी आएगी मैं बेच दूंगा। एफबीआर को क्या पता। इस तरह का काम लोगों ने किया है।
तो ऐसी दो नंबरी को रोकने के लिए उन्होंने साथ फिर एक और प्रोविजन लॉ में दे दी है कि भाई ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, ये जितने की टैक्स की सेविंग हो रही है, सेल्स टैक्स में तो ऑब्वियसली सेल्स टैक्स की बात करेगा वो, लेकिन ओवरऑल तो सबकी पूरी अमाउंट की ही लेते हैं, यानी इसकी बात करेगा वो सेल्स टैक्स में, कि ये जो 3% की तुम्हें सेविंग हो रही है ना, इसका तुमने मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे देना है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि आज की डेट पे तुमने मुझे चेक काट के दे देना है, और आज 22 जुलाई है तो तुमने मुझे 15 अगस्त का चेक काट के दे देना है। 15 अगस्त तक तुमने मुझे सर्टिफिकेट देना है, या तुमने मुझे, मैं वेरीफाई करूंगा कि जो मशीनरी तुमने इंपोर्ट की थी वो इंस्टॉल हो गई है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई। अगर तो हो गई है तो पोस्ट डेटेड चेक जो है तुम्हें वापस हो जाएगा। लेकिन अगर वो मशीनरी तुम्हारे पास ना हुई, तुमने इंस्टॉल नहीं की, बेच दी है, यानी मुझे एविडेंस नहीं दे सके इंस्टॉलेशन का और मैन्युफैक्चरिंग का, तो फिर ये जो तुमने दो नंबरी करके जो ड्यूटी बचाई थी ना, उसको सेव करने के लिए मैंने तुमसे पोस्ट डेटेड जो चेक लिया हुआ था ना, वो मैं कैश करवा लूंगा। ठीक है, तो वो ये प्रोविजन है ये। पोस्ट डेटेड चेक इक्वल टू द differences in duties and taxes to be availed as manufacturer shall be provided to the custom authorities। अच्छा, फिर एक बंदा अगर टेम्परेरी रजिस्टर हो गया, अब जब वो रजिस्टर हो गया ना, तो अब रजिस्टर्ड बंदे को बेनिफिट पता क्या होता है? बेनिफिट उसके बेसिकली कस्टमर को होता है। कस्टमर को कैसे बेनिफिट होता है कि आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड बंदे से। हाँ, मैं ये बताने लगा था कि बेनिफिट क्या होता है कि आप एज अ कस्टमर किसी भी ऐसे बंदे से गुड्स परचेज करें जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो आपको सेल्स टैक्स की इनवाइस इशू करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में। और आपने अगर इनपुट क्लेम करना है तो लॉ में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि किसी भी आइटम के ऊपर अगर आपने इनपुट क्लेम करना है तो आपके पास उसकी टैक्स इनवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनपुट क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने वही प्रोडक्ट किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदी है, तो अनरजिस्टर्ड बंदा जो है वो तो टैक्स इनवाइस इशू ही नहीं कर सकता। जब वो इशू ही नहीं कर सकता, तो वो सेल्स टैक्स भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा नोट किया है कि वो अनरजिस्टर्ड बंदा जो है वो आपको सस्ती चीज बेच दे? ऐसा भी नहीं है, बेचेगा वो भी आपको 118 की। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 18 रुपये सेल्स टैक्स भी आपसे ले लेगा। ठीक है, क्या अब आपको इनपुट का मिलेगा जी टैक्स क्रेडिट? इनएडमिसिबल है, क्योंकि आपके पास टैक्स इनवाइस ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इस केस की तरफ मैं आ जाता हूँ। जो बंदा टेम्परेरीली सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो गया, ये भी तो इनवाइस इशू कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जबकि जो आपका बेसिकली इंटेंट थी इस प्रोविजन की लॉ में देने की, इस प्रोविजन में इस प्रोविजन को लॉ में देने की इंटेंट लेजिस्लेटर की यह हरगिज नहीं थी कि आप सेल परचेज करना शुरू कर दें उस पीरियड के अंदर। उसने तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये लॉ में एक प्रोविजन दे दी कि भाई इन 60 दिनों के अंदर अंदर मशीनरी इंस्टॉल करो, मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करो, लाके यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, तो तुम्हारी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें पक्की रजिस्ट्रेशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या काम किया, आपने मशीनरी बाहर से इंपोर्ट की 60 दिन के अंदर अंदर, और उससे प्रोडक्शन करके चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी आगे, तो वो कह रहा है कि जो भी बंदा इस टेम्परेली रजिस्टर्ड बंदे से गुड्स खरीदेगा उसको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये अब आपको पेपर में आ सकता है इस तरह से, परचेजेस फ्रॉम टेम्पोरेली रजिस्टर्ड पर्सन। 100 रुपए की फॉर एग्जाम्पल खरीदी है जी, 18 का आपने सेल्स टैक्स इशू किया। पहली बात उसने लॉ में लिख दिया कि आप इनवाइस इशू ही नहीं कर सकते अगर आप टेम्परेली रजिस्टर्ड हो, आप सेल्स टैक्स की इनवाइस इशू ही नहीं कर सकते। दूसरी बात लिख दी, अगर आपने कर भी दी है तो जिस बंदे के पास वो इनवाइस होगी वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे। यहाँ तक बताएं जी, कोई क्वेश्चन है किसी का या कोई कंफ्यूजन है, वरना हम आगे चलते हैं। कोई नहीं है, अब जरा आगे चलते हैं जी। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको अब आपकी अभी जो आपसे मैंने शेयर की हुई है ना सेल्स टैक्स की समरी, ये अगले वाला टॉपिक उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी आया है और ये एक बड़ा हॉट टॉपिक भी है आजकल। ये है जी SRO 350। ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड FBR ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और एक SRO इशू किया है जी, SRO 350। 2024 में ये मार्च 7 2024 में ये SRO इशू हुआ है। और इसमें उन्होंने बड़ी मेजर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं रजिस्ट्रेशन के रूल्स के अंदर, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के अंदर, और इस तरह की चीज़ों के अंदर। ये मैं आपको बताया यार, मैं 1-2 दिन में कर लूंगा शेयर, 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा, तो अब वो जो चेंजेस क्या आई हैं जी SRO 350 के अंदर, आप आजकल शायद मीडिया पे भी सुन रहे होंगे कि क्योंकि इसके अंदर बड़ी सीवियर किस्म की कंडीशंस हैं और वो अक्सर लोगों से उनकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही।
जब उसकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही तो वो लोग कोर्ट में गए हुए हैं, और अब इवन आजकल एक पिछले 2 3 4 दिनों से न्यूज़ आने भी शुरू हो गई है कि अक्सर जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं वो इसके ऊपर स्टे भी दे रहे हैं एएसआरओ के ऊपर। बहरहाल दो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने तो जो लॉ में प्रोविजन जो अवेलेबल है वो पढ़नी है। स्टेज टू मिलता है नहीं मिलता वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो अब ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं एसआरओ 350 के थ्रू, ये इसमें मेजर मेजर क्या है जी? सेल्स टैक्स का रूल है जी, रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं। वहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, आपने और दो चार और डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस प्रेमिसेस की तस्वीर उतार के दे देनी है मुझे। ठीक है, इस तरह की दो चार रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे दी हुई हैं। वो आप होता क्या था कि आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सारे दे देते थे, तो आपको रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ऑटोमेटिकली आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाते थे। अब उन्होंने ये एक रिक्वायरमेंट लगा दी है जी इंडिविजुअल के ऊपर, एओपी के ऊपर और सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर। तीन चीजें बात याद रखिएगा, तीन बंदे हैं। इंडिविजुअल के लिए है ये एसआरओ 350, एओपी के लिए है, और कोई भी ऐसी कंपनी जो सिंगल मेंबर है अदर देन मैन्युफैक्चरर यानी ट्रेडर है। बाकी जो नॉर्मल कंपनीज हैं जो वैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या ट्रेडिंग कर रही हैं और सिंगल मेंबर नहीं है, उनके ऊपर ये एसआरओ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, मैंने इसको समरी में कवर कर दिया है सारी चीज़ों को इसके ऊपर। और ये पेपर में भी एग्जामिनर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 4 5 नंबर का पूछ सकता है। इन तीनों के लिए उन्होंने अभी लॉ में एक रिक्वायरमेंट दे दी है कि आपने बैलेंस शीट भी देनी है साथ, जिसमें आपने अपना कैपिटल भी बताना है, आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज भी बतानी है। ठीक है, होता क्या था कि लोग क्या करते थे कि सेल्स दिखा दी बहुत ज़्यादा, बिजनेस कैपिटल थोड़ा सा दिखाया हुआ है, सेल्स दिखाई हुई है बहुत ज़्यादा, ये लोन है ही नहीं, लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, परचेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो आपको पता है ना ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं ना। आपकी अगर परचेजेस हो रही हैं तो बैंक या तो आपका बैंक बैंक आउट हुआ होगा या आपके पेबल इंक्रीज हुए होंगे। आपकी अगर सेल्स ज़्यादा हो रही हैं तो या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हुआ होगा, या आपके रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। काउंटिंग तो डबल एंट्री है ना। तो अब ये इंडिविजुअल एओपी और ये जो कंपनी सिंगल वाली थी ना, ये दोनों नंबरियां बहुत कर रही थे, फेक इनवाइसेस इशू करके रिफंड्स वगैरह ले लेते थे लोगों से। इस इन चीज़ों को बेसिकली कैटर करने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई अब ये मस्ट है कि आपने अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी है अलॉन्ग विद एसेट्स एंड लायबिलिटी, ताकि मैं देख लूँ कि भाई तुम्हारा तुम्हारा बैंक अकाउंट कितना है, कितना बैलेंस है तुम्हारे बैंक के अंदर, तुम्हारी परचेजेस कितनी है, तुम्हारे अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल में क्या रिकंसिलिएशन आ रही है, वो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली एक जो नॉर्मल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब कल को आप भी इंशाल्लाह बन जाएंगे सर्टन टाइम पीरियड के बाद, और फिर सर्टन ऑडिट्स वगैरह के बाद आपको बैलेंस शीट को पढ़ के जनरली मोस्टली चीज़ों का आपको आइडिया हो जाया करेगा किसी भी बिजनेस के बारे में। ठीक है, उन चीज़ों का भी आपको आइडिया हो जाएगा जो एक नॉर्मल लेमैन को नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट को पढ़ना भी एक आर्ट है। हो सकता है मोस्टली मोस्टली लोग जो है आप में से अभी उसको अभी भी समझ समझ लेते हो। तो इसी तरह एफबीआर का भी उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर है एटलीस्ट इतना तो उसका लेवल है कि उसको जब बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की सबमिट की जाए तो उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है इस बिजनेस के अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट लगा दी। अच्छा, फिर क्या होता था पहले, एक सेकंड जी सर। जी, तो पहले क्या होता था कि जैसे ही बंदा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देता था ना, और अलॉन्ग विद जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लॉ में बताए हुए थे, बैंक अकाउंट वगैरह और बिजली का बिल वगैरह और अपने बिजनेस प्रेमिसेस वगैरह का एड्रेस वगैरह, सीएनआईसी वगैरह, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अप्रूव कर देता था। अब उन्होंने कहा कि भाई अब ऑटो अप्रूवल नहीं होगा। अब जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा हुआ है ना, इसको लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम उसने दिया हुआ है, वो पहले मैनुअली चेक करेगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट वो सबमिट हो गई है या नहीं हो गई। ठीक है, वो अगर सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन आपकी एक्टिव करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको भी एक बात बताई कि जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर है ना, 2 नंबर ही वही करता है। ये जो फेक इनवाइसिस का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप लोग करते क्या थे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपने रजिस्टर्ड बंदे से कोई चीज़ खरीदी है तो आपको इनपुट मिलेगा ना। जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही नहीं है उससे आप कैसे इनपुट ले सकते हैं? अभी मैंने आपको समझा दी बात ये वाली ये। तो लोग क्या करते थे, वो फेक सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाते थे। फेक रजिस्टर होने के बाद फ्लाइंग इनवाइसिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैकएंड पे एक्चुअल में कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सिर्फ किताबों में हवाई इनवाइसें बना के, और उन इनवाइसों की बेस पे जो दूसरी पार्टियां हैं वो इनपुट क्लेम कर लेती थी। उनका आउटपुट होता नहीं था या आउटपुट बहुत कम होता था, उनका रिफंड आ जाता था, और वो जो रिफंड है वो एफबीआर से मिल मिला के पैसे दे दूँ के तो वो रिफंड एफबीआर से ले लेते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो सारी 2 नंबरियां हो रही थी ना, इसको कैटर करने के लिए बेसिकली ये एसआरओ आया है 350। ये हमारे लोग ही हैं जो ये सारी 2 नंबरियां करते हैं। और ये जब सारी 2 नंबरियां करते हैं ना, कुछ कुछ लोग हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनकी वजह से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो भी फंस जाता है। तो ये जो एसआरओ आया है ना, इसकी वजह से सारे लोग फंस गए हैं। इवन जो कंपनियां हैं वो भी फंस गई हैं। कैसे फंस गई हैं मैं आपको अभी समझा देता हूँ थोड़ी देर में।
लेकिन बहरहाल ये अभी फिलहाल लॉ के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, फिर आपका जो क्वेश्चन है आयशा, उसका जवाब इससे अगले वाले में है कि ये जो प्रोविजन है ये नए लोगों के लिए भी है, और जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको भी उसने कह दिया है ये। पहले तो इस एसआरओ में ये लिखा हुआ था कि जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उसको 30 दिन के अंदर अंदर बैलेंस शीट मुझे देनी है। फिर वो 30 दिन के ऊपर लोगों ने बहुत शोर मचाया कि भाई हम 30 दिन में नहीं दे सकते, तो वो 30 दिन की रिक्वायरमेंट उन्होंने खत्म कर दी है। एज ऑफ टुडे लॉ में कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है कि इतने दिनों के अंदर देनी है। वो जो 30 डेज का वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था ना, वो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन प्रोविजन अभी भी वही है कि जो बंदे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो बैलेंस शीट देंगे। अच्छा, अलॉन्ग विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर जो बंदे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट की डिटेल और पार्टनर्स की जो परसेंटेज है वो नहीं देंगे, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम ही ब्लॉक कर दूंगा। अब रिटर्न पता क्या होती है? सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है ना, वो ऑटोमेटेड है। वो एफबीआर के पोर्टल पे जाके फाइल होती है। तो जो बंदा ये डिटेल नहीं दे रहा ना बैलेंस शीट, जब वो अपनी रिटर्न की सबमिशन पे जाता है ना, सबमिट का बटन दबाने लगता है, तो साथ ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई तुम्हारी तो बैलेंस शीट ही नहीं है, पहले बैलेंस शीट दो फिर तुम रिटर्न सबमिट कर सकते हो। तो वो अब रिटर्न सबमिट ही करने नहीं दे रहा। अब एक बहुत बड़ा मसला लॉ के अंदर ये है कि अगर आप, एक सेकंड, कि अगर आप 2 कंसेक्टिव मंथ्स की रिटर्न फाइल ना करें ना, तो आप सेल्स टैक्स में नॉन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जब आप सेल्स, जैसे इनकम टैक्स में फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है ना, इसी तरह सेल्स टैक्स में भी है। तो अब जब आप अपनी रिटर्न ही 2 महीने की फाइल नहीं कर सकेंगे, पोर्टल पे ऑटोमेटिकली ब्लॉकेज हो जाएगी, तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे। जब आप इनएक्टिव हो जाएंगे तो आप जो इनवाइस इशू करेंगे, जिस बंदे को इशू करेंगे उसको इनपुट नहीं मिलेगा, तो आपका पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मसला आ रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो आईआरएस पे मैं ब्लॉकेज कर दूंगा तुम्हारी रिटर्न की, और तुम्हें पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सॉरी, ये In case of failure, the registered person will require authorization from commissioner through IRS for filing of the return। ठीक है, कमिश्नर से अप्रूवल लो, कमिश्नर अप्रूवल देगा फिर तुम अपनी आईआरएस में रिटर्न फाइल कर सकते हो, वरना नहीं होगी। नहीं होगी तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर पहले क्या होता था कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थी ना, वो सिर्फ एक ही दफा होती थी। जब आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी, आपको एक दफा वहां पर जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती थी, जो भी ओनर होता था। अब उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट लगा दी है जी कि जो भी बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा ना, जो भी बंदे से मराद इंडिविजुअल, एओपी और सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर, उस पर यह रिक्वायरमेंट लगा दी है कि उन्होंने हर साल जुलाई में जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है नादरा से। ठीक है, ताकि वो जो फेक लोग रजिस्ट्रेशन करवा के एक आधे साल में करा के भाग जाते थे, वो उनको पकड़ा जाए। जी, आवाज़ आ रही है जी? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं, वो तो जब आपकी वेरिफिकेशन कर रहा होगा ना, अगर आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दी है, तो आपके जब सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखेगा तो उसमें आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए नादरा से, वो आप लगाते हैं साथ। अगर नहीं होगा तो वो आपको नहीं करेगा रजिस्टर। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपको हर साल जून में जाके बायोमेट्रिक करवानी है। अच्छा, इस तरह के प्रैक्टिकल मसले मसाइल तो आएंगे, वो ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। फिर वो कहता है जी, अ पर्सन विल बी, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अ पर्सन विल बी रिक्वायर्ड authorization from commissioner through IRS for filing of the sales tax return in case such registered person wants to declare its sales which is 5 times more than the sum of capital and liabilities declared in the balance sheet। जो कह रहा है मैं तुम्हारी लाइबिलिटीज का, जो तुमने बैलेंस शीट सबमिट की होगी ना, उसमें तुम्हारी लाइबिलिटीज का और कैपिटल को ऐड कर लूंगा। पहले जब एसआरओ इशू हुआ था तो सिर्फ कैपिटल का वर्ड लिखा हुआ था, अब उन्होंने कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का लिख दिया है। उन्होंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बंदे ने कैपिटल की बजाय बैंक से लोन लिया हो, और बैंक से लोन लेके सेल्स की हो, यानी बैंक से लोन लेके प्रोडक्शन की और फिर सेल्स की, तो लोन भी यूज हो सकता है ना, फाइनेंसिंग भी होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे कैपिटल का और लाइबिलिटीज का दोनों का टोटल करूंगा, और मैक्सिमम जो तुम्हारी सेल्स हो सकती है ना, वो उसके 5 टाइम्स तक हो सकती हैं।
अगर तुम्हारी सेल्स जो हैं वो उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा हो गई, लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के, तो कमिश्नर से अप्रूवल लो। कमिश्नर पूछेगा, कोई ना कोई सवाल पूछेगा कि भाई बताओ, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तो सेल 5 टाइम्स कैसे ज़्यादा हो गई है? मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट ठीक नहीं लग रही मुझे, या तुमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिया हुआ, या तुमने दो दो बुक्स बनाई हुई हैं। ठीक है, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे तो वो ओके कर देगा। लेकिन अगर 5 टाइम से ज़्यादा आपकी सेल्स आ गई, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी आईआरएस पे जाकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो आपको अगेन नोटिस दे देगा। जैसे ही आप अपनी रिटर्न की सबमिशन का बटन दबाएंगे, वो आपको नोटिस दे देगा कि भाई तुम्हारी सेल्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के 5 टाइम से ज़्यादा हो गई हैं, कमिश्नर से अप्रूवल हो जाके। जी जी, एक्सक्लूसिव और सेल्स टैक्स को निकाल के। हाँ अलबत्ता, जो बंदे मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर्ड हैं, यानी वो सिंगल मेंबर कंपनीज जो एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये 5 टाइम्स वाली रिक्वायरमेंट उनके लिए भी नहीं है। और जो इंडिविजुअल और एओपी एज अ मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर्ड है, उन पे भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को भी समझ लें। ऊपर बात हो रही है कि ये वाली जो एसआरओ है, ये इंडिविजुअल पे भी है, एओपी पे भी है, और सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर पे है। नीचे वो बात कर रहा है कि ये वाली जो 5 टाइम्स वाली प्रोविजन है ना, ये मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल नहीं है। अब वो मैन्युफैक्चरर कौन सा है? वो इंडिविजुअल है और एओपी है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी पे तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल नहीं है पूरे का पूरा एसआरओ। तो फिर पीछे बात रह कौन गए? इंडिविजुअल और एओपी। इंडिविजुअल और एओपी अगर एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, तो उनकी जो सेल्स हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल की अगर 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हैं, तो कमिश्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये अगली वाली बात जो है ना, ये थोड़ी लंबी सी है। ये अगली वाली चारों प्रवियाँ थोड़ी सी डिटेल्ड हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये वाली जो यहाँ से ऑनवर्ड्स है ना, फिर कल होपफुली कल तक मैं आपसे नोट्स भी शेयर कर लूँगा सारे। तो ये यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। सॉरी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स ये जो 2 3 प्रवियंस रह गई है ना, ये कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।